महाराज जी, आप जो है आरएलजेपी से जो है टिकट लाए और नामांकन किया, और अगले ही दिन स्कूटनी के दिन पता चला कि आपका नामांकन रद्द कर दिया गया है और आपके साथ साथ 11 आदमी का किया गया। सबसे पहले आप तमाम मीडिया बंधुओं का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समस्त मधुबनी विधानसभा वासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जिस तरह से समस्त मधुबनी विधानसभा वासियों का प्यार, स्नेह, लगाव, जुड़ाव लंबे समय से हमारे साथ था, सबों ने हम पे विश्वास किए हुए थे। इसके लिए मैं तमाम माताएं, बहनों, भाइयों, अभिभावकों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ साथ मैं अपनी मन की व्यथा आपको बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 20 तारीख को नामांकन दाखिल करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय गया, और लगभग हमसे पहले 102 व्यक्ति का नामांकन शायद हुआ था, वो भी प्रोसेस में थी, अंदर जाके एसडीओ कार्यालय के अंदर में प्रोसेस में चल रही थी। तो 102 के बाद मेरा नंबर आया और मेरे पत्रों का, मेरे हाफिडिपिटों का लगातार एसडीओ साहब, स्वनिर्वाचन पदाधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर चंदन कुमार झा जी ने लंबे समय तक कुछ समीक्षा करते रहे। और एक उसमें हेल्प डेस्क के कर्मी, बड़े नाक वाले, काले काले करके थे, उसके साथ हमेशा इशारेबाजी में वो बात कर रहे थे। और लंबे समय, काफ़ी लंबा समय ले लिए। लगभग मेरा नामांकन जो है, हम लगभग ये समझे कि 12 साढ़े 12 बजे मैं अंदर चला गया था, लेकिन 2:20 या ऐसा देखना पड़ेगा कि 2:30 बजे के बाद मुझे निकलने का वहाँ से मौका मिला। वहाँ फॉर्म भराया, 2:30 बजे फॉर्म भराया। यानी इतने लंबे समय के अंतराल में रिटर्निंग ऑफिसर चंदन कुमार झा जी एवं एक नाक वाले वहाँ पर जो हेल्प डेस्क के कर्मी थे, लंबे समय से मेरे पेपर को बार बार समीक्षा कर रहे थे, बार बार देख रहे थे। कभी एसडीओ साहब पलट रहे थे तो कभी वो लड़का उसको चेक कर रहे थे। बाद में एसडीओ साहब ने मार्क किए और वो हेल्प डेस्क कर्मी ने उसको फिर अंकित किया और मुझे एक चेक लिस्ट थमाया, जिसमें लिखा हुआ था कि 8 सेकंड के ख के क ख ग घ बस कर दिया। और उसके बाद मुझे लगातार, मैंने बोला ये क्या है, मैं तो पूरे तरह से भरा हूँ, और तो ये क्या है। तो बोले कि ना आप इसको रखिए ना, चंद से हम लोग बाद में बता देंगे, आप रखिए ना। बहुत बार मैंने 4 बार 5 बार पेपर को निकाला, बोले नहीं इसको आप फाइल में रखिए ना। इस तरह से इनका रवैया था। और लगातार जिस तरह से आंखें हम पे एसडीओ साहब, रिटर्निंग ऑफिसर चंदन कुमार झा जी ने बनाए हुए थे, ये एक शोचनीय विषय है। इसके बाद जब मैं वहाँ से आया तो फिर मैंने फिर अपने हाफिडिपिट का समीक्षा किया। मैंने देखा कि मैं पूर्णतः सही भरा हूँ। और उसके बाद फिर भी मैंने जो उन्होंने क ख ग की बात की थी, तो मैंने दूसरा हाफिडिपिट बना के तैयार कर लिया था। और सुबह में जैसे ही हम जाते हैं, जाने के बाद ससमय मैं पहुंच गया था। पहुंचने के बाद मैंने हेल्प डेस्क कर्मी से पेपर लेने को बोला, तो बोला कि नहीं अंदर में जाइए तो जमा करिएगा। कभी बोल रहे थे वहाँ कर लीजिए, कभी कोई बोल रहे थे कि अंदर कर लीजिएगा। मतलब मेरे पेपर को लेने से उन लोगों ने इनकार किया। अंतोगत बात जैसे 11 बजती है कि हम लोगों को सारे कैंडिडेटों को अंदर में घुसा दिया जाता है 11 बज के कुछ मिनटों पे। जैसे ही अंदर जाते हैं तो सबों को बारी बारी से सुकृत अस्वीकृत का घोषणा करना शुरू करते हैं। और जब मेरा भी अस्वीकृत का घोषणा किए तो मैंने उनसे उस समय भी उनको संज्ञान में देना चाहा और दिया भी, जो कि सर मेरा पेपर बिल्कुल सही और सटीक भरा हुआ है, आप दोबारा अवलोकन कर लिया जाए, आपके द्वारा दोबारा अवलोकन किया जाए, जो कि मेरा पेपर कहीं से भी कोई तरह का त्रुटि उसमें नहीं है। उसके बाद जब सारे कैंडिडेट बाहर चले आए, फिर मैंने उनको बताया कि सर मैं हाफिडिपिट लेके आया था, मैं देने के लिए बहुत बार प्रयास किया, आपके कोई भी हेल्प डेस्क कर्मी नहीं लिए हैं, आप इसको अपना देख लीजिए अपने स्तर से। लेकिन उसके बाद अगर हाफिडिपिट अगर नहीं भी लिए हैं तो कोई बात नहीं है, मेरा हाफिडिपिट 100% सही भरा हुआ है। क्योंकि उस कॉलम में भरा हुआ था कि आपको सरकारी आवास प्राप्त हुआ है अथवा नहीं। तो मैंने उसमें भरा था एक जगह कि मुझे कोई सरकारी आवास प्राप्त नहीं हुआ था, उसमें हाँ और नो का कॉलम था। मैंने उसमें लिखा कि नहीं मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, जिसमें उन्होंने चिन्ह मार्क किए, उसमें है कि क में क्या अभी साक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले 10 वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास से अभिभोग में है या नहीं।
तो मैंने वहाँ पर नहीं के सेंस में सुन भरा था, यानी नहीं भरा था। और उसके बाद हाँ और नो में टिक लगाना था, तो हमने उसमें हाँ को काट के नहीं लगाया था। तो आपने देख रहे होंगे कि मैंने हाँ को काट के यहाँ पे नहीं लगाया था और यहाँ पे सुन भरा था। इसका मतलब है कि मुझे पिछले 10 सालों में कोई भी सरकारी आवास आवंटित नहीं हुआ है। उसके बावजूद पूछा जाता है कि उपरोक्त सरकारी आवास से संबंधित निम्नलिखित के मद्देनजर कोई भी सोच संदेह है तो है या नहीं। भातक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और ख में है सुन, तो हमने सुन कोष्ठ में तारीख की टेलीफोन प्रभार, यानी ये कॉलम ये कहता है कि अगर हम कभी हमें अगर सरकारी आवास प्राप्त होती है तो हम उसमें हाँ या नो में जवाब देंगे। तो हमने वहाँ पर हाँ और नो में जवाब दिया है। मैंने इस कॉलम में भी सुन भरा है, इसके बाद उसमें भी सुन भरा है और हाँ नो में भी टिक किया है, मतलब उसको नहीं अंकित किया है। तो ये पूर्णतः सही भरा हुआ है और सही भरने के बावजूद वो लंबे समय तक इस पर वो अवलोकन करते रहे। अवलोकनों उपरांत इसी चीज को टिक कर लिया। जब टिक किया तो मेरे द्वारा बार बार बताया गया स्क्रूटनी के दिन, और स्क्रूटनी के दिन जब ये स्क्रूटनी समाप्त होती है, स्क्रूटनी समाप्त होने के बाद मैं लगभग पूरे कार्यालय के पास रहा। मैं एसडीओ चंदन कुमार झा जी से भी दोबारा जाके मिला, जो कि सर मेरा पेपर बिल्कुल सही है, आप दोबारा भी समीक्षा करें। और मैंने उनसे मिला। उसके बाद मैं फिर 22 तारीख को उनसे फिर मिलने का प्रयास किया। उन्होंने मुझे बहुत लहजे अंदाजों में धमकी दिए, बोले कि आप अंदर में आ गए हो तो आप सबसे पहले मुझे ये लिख के दो कि मैं संतुष्ट हो गया हूं, और अगर नहीं तो मेरा पावर नहीं जानते हो, मेरा पावर जानते हो कि नहीं जानते हो, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप सर के गणमान्य व्यक्ति हैं। वो एसडीओ साहब मतलब रिटर्निंग ऑफिसर चंदन कुमार झा ने बोले, जो कि इनको पेपर दिखाओ, प्रभाकर या क्या है वो कोई और थे, तो उनको बोले पेपर सब दिखाओ और इनसे लिखवा लो कि ये मैंने संतुष्टि हो गया है। मैंने बोला कि सर मैं तो ये लिख के नहीं दूंगा क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूं, आप गलत बोल रहे हैं, मेरा पेपर बिल्कुल सही है, आप दोबारा अवलोकन कर लिया जाए, दोबारा डिपिट को सर चेक कर लिया जाए, मेरा पेपर बिल्कुल सही भरा हुआ है। उसके बाद वो मुझे धमकी भरे लिहाजों में बोले, जो कि नहीं मेरा पावर नहीं जानते हो, मैं जब अपने उतमा उतर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा पता है आपको, ऐसा करके मुझे धमकाते रहे। फिर बाद में बोले मैं आपका लिहाज इसलिए कर रहा हूं कि आप शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं, आप शहर के बहुत बड़े गणमान्य व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बकस रहा हूं। बोले कि सर गणमान और नौ गणमान की बात नहीं होती है, मैंने आपसे निवेदन करने आया हूं, मैं आपके संज्ञान में देने आया हूं, जो पेपर बिल्कुल सही रूप से भरा हुआ है, और उसके बावजूद भी मैंने हाफी डिपिट लेके आया तो आपके कर्मी नहीं लिए। यहाँ पर दिवाकर जी है, पूछ लीजिए दिवाकर जी से, नहीं लिए। तो बोले नहीं ठीक है इनसे लिखवाओ। फिर बाद में बोला कि नहीं ठीक है, मैं आपको जानकारी देने के लिए आया था, मेरा पेपर बिल्कुल सही है और आप करे न करे आपकी मर्जी, मैं आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हूं। यह बात करके मैं वापस आया। लेकिन जिस तरह से डराए धमकाए, जिस तरह से उन्होंने मतलब एक अफरा तफरी का माहौल बना दिए। और मैं बता दूं, जब ये मेरा पेपर बिल्कुल सही भरा हुआ है, उसके बाद मैंने इनको ये भी बताया, मैंने आवेदन लिख के उनको दिया कि सर जो पेपर मेरा भरा हुआ है वही पेपर, सेम पेपर, मतलब कि जिसमें हम टिक मारे हैं उसमें वो भी टिक मारा है, जिसमें हम नहीं मारे उसमें नहीं मारा है, उसको भी सरकारी आवास आवंटित नहीं हुआ है। तो मैंने माधव आनंद जी का भी पेपर लेके उनके पास गया। माधव आनंद जी का भी पेपर मैंने उनको खोल के दिखाया कि सर देखा जाए कि आपने जिसमें हमें मार्क किया है उसने भी क ख ग घ, देखिए मार्क वाला मैं पेपर दिखाता हूं जिसमें उन्होंने क ख ग घ का जिक्र किया है। तो जिनको की रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा ये मेरा चेकलिस्ट है जिसमें क ख ग घ को उन्होंने अंकित किया है। मैंने क ख ग घ में इसे पहले ही भर चुका था कि मुझे कोई सरकारी आवास नहीं मिली है, और सेम पेपर जैसा मैंने भरा था ऐसा ही पेपर माधव आनंद जी, ये माधव आनंद जी हैं जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अभी उम्मीदवार हैं, उनका पेपर भी मैंने उनको दिखाया कि सर आपके वेबसाइट पर ही ये पेपर लोड है, और इसमें भी इस कॉलम में माधव आनंद जी के भी द्वारा क ख ग घ नहीं भरा गया है क्योंकि उन्हें भी सरकारी आवास आवंटित नहीं है। और यहाँ पर जो नोट एप्लीकेबल लिखा गया है तो वो हम लोग भी उसमें हाँ और नो में टिक मार दिए हैं।
तो आपने जो मुझे चेकलिस्ट दिया है क ख ग घ भरने के लिए, तो मानव हमने नहीं भरा है और माधव आनंद जी ने भी इसमें क ख ग घ नहीं भरा है। और आप देख लेंगे होंगे कि हमारा भी वो क ख ग घ, चूंकि हमने ह और न का तो टिक भरा हुआ था, इसमें ह कटा हुआ है, न जारी है, मतलब ओके है, और इसके बाद नीचे में मैंने सुन लिखा था। तो मुझे सरकारी आवाज जब मिला ही नहीं है तो कोई बकाया तो रहता नहीं है, तो मैंने माधव आनंद जी के भी पेपर को दिखाया, इनके पेपर को दिखाया। इतना ही मैं नहीं दिखाया, मैं और भी बता रहा हूं। मैंने सुधांशु शेखर जी के पेपर का भी अवलोकन करने के लिए बताया कि सर एक हरलाखी में सुधांशु शेखर जी हैं जो जदयू के उम्मीदवार हैं, और उनका भी पेपर बिल्कुल वही है जैसा मैं भरा हूं। और कई लोगों का मैंने उनका नाम भी बताया, जैसे मैं आपको सुधांशु शेखर जी वाला पेपर दिखाता हूं। देखिए ये सुधांशु जी का पेपर है, और सारा पेपर आप लोग वेबसाइट पे लोड है, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे लोड है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो सुधांशु जी ने भी, हालांकि सुधांशु जी कई जगह तो इसमें ओवरटेक भी किए हैं, ओवरराइट भी किए हैं, कहीं पर नौ भी लिखते हैं, सुन भी लिखते हैं, तो ओवरराइट में ये माना जाएगा। लेकिन उसके बाद मैं यहाँ पे नहीं आता हूँ, इस पेपर पे आता हूँ। इसमें भी सुधांशु जी ने भी, इसको देख लीजिए, जो क ख ग घ में उन्होंने मार्क नहीं किया है, क ख ग घ को मार्क नहीं किया है। एक कॉलम बना जिसमें ह न लिखना है, तो उसमें हमने ह को काट के नहीं को टिक किया है। और क ख ग घ जो हमको दिया गया है फंसाने के उद्देश्य से, मेरे नामांकन को रद्द करने के उद्देश्य से, जिसमें कि सुधांशु शेखर जी जो जदयू के विधायक हरलाखी से हैं, उनमें भी क ख ग घ में टिक नहीं किया गया है, मतलब ह न नहीं लिखा गया, कुछ भी नहीं लिखा गया है, इसको खाली छोड़ा गया है। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनमें क ख ग घ नहीं भरा गया है, और इससे आप स्पष्ट जान सकते हैं कि क ख ग घ चिन्हित करके मुझे निरस्त किया गया है, और मेरे पेपर को लंबे समय तक समीक्षा किया गया है, कुछ भी इसमें से खोट निकालो। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं लगातार 21 तारीख से लेके आज 25 तारीख हो रही है, 23 तारीख तक एसडीओ साहब के इर्द गिर्द हमेशा कि सर मेरा पेपर का अवलोकन कर लिया जाए, मेरा पेपर पूर्णतः सही है, सही भरा हुआ है। चलिए, मुझे जो ये मिला हुआ था चेकलिस्ट, उसके मुताबिक मैंने जो पेपर सबमिट करने के लिए गया, नहीं लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहां पे भी नहीं आता हूं। आपके हेल्प डेस्क कर्मी ने मेरे साथ जो अन्याय किए हैं उस पे भी नहीं आता हूं, लेकिन मेरा पेपर तो सही, पूर्णतः तो सही भरा गया है ना। जब सही भरा गया है तो आप उसको गलत नहीं कह सकते हैं। अगर आपने मेरे पेपर को निरस्त करते हैं तो माधव आनंद जी का जो पेपर है उसको भी देखिए, उसमें भी क ख ग घ नहीं भरा गया है, तो आप उसको भी रिजेक्ट करिए। अर्थात आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और मैंने हरलाखी के सुधांशु शेखर जी का भी पेपर का हमने उनको बोला कि आप अवलोकन कीजिए, उसमें भी क ख ग घ को चिन्हित नहीं किया गया है। तो इस तरह का और कई लोगों का है, मैं ये बता दूं, कई और लोगों का है, चूंकि उसमें सीधा फंडा है कि भाई अगर सरकारी आवास आवंटित नहीं होती है तो आपने नहीं बोल दिया, एक जगह आपने नहीं लिखता है, एक जगह आपने सुन लिखता है, नहीं लिखता है, तो फिर आपको आगे बिजली बिल बकाया है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि इनके सख्त रवैया से हम लोग बहुत आहत हैं, और उन्होंने जो काली रातों में रंगीन रंगोलियां जो खेले हैं, चंदन कुमार झा जी ने, एसडीओ साहब सर निर्वाचन पदाधिकारी आरओ बन के अभी आए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर बन के आए हैं, बने हैं चुनाव में, इनका जो काली रातों का जो ये रंगोलियां है, जिससे कि उन्होंने पूरे मधुबनी विधानसभा वासियों के, पूरे मिथिलांचल वासियों के, मधुबनी जिला वासियों के मान सम्मान को उन्होंने ठेस पहुंचाया है। उन्होंने मधुबनी के जनता के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने का जो ये प्रभावित किया है, जिन्होंने मधुबनी को सुख चैन की जिंदगी को छीना है, मधुबनी को बेहतरीन उम्मीदवार को छीना है, मधुबनी के जनता के चहेता उम्मीदवार, ऐसे समित उम्मीदवार जिन पे मधुबनी की जनताओं ने लगातार लंबे समय से आस लगाए हुए बैठे हुए थे। तो मैं उनको कह देता हूं कि जिस तरह से आपने मधुबनी के जनता के साथ खिलवाड़ किया है, मधुबनी के जनता के साथ आपने विश्वासघात किया है, आपने काली रातों के अंधेरों में रंगोली खेला है। मधुबनी की जनता बेशक आपको अगर माफ कर भी देती है, लेकिन ऊपर वाले आपको माफ नहीं करेंगे, और आप बहुत जल्दी आप सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि आपका पेपर का भी अवलोकन हम लोग
हम न्याय के लिए, हम मधुबनी जनता के विश्वासों के लिए, मधुबनी जनता के विश्वास को जीतने के लिए, मधुबनी जनता के विश्वास को कायम रखने के लिए, मधुबनी का नेता, मधुबनी का बेटा के लिए बन के दिखाने के लिए और हैं हम, तो हम अपनी न्याय के लिए, मधुबनी जनता के न्याय के लिए मुझे जहां तक जाना पड़ेगा मैं जाने के लिए तैयार हूं। मुझे अगर न्यायालय के शरण लेना पड़ेगा तो मैं न्यायालय का शरण लूंगा। मुझे अगर हाई कोर्ट तक जाने पड़ेगी तो मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा। मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात आएगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, लेकिन गलत करने के इरादे वाले को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। ये मेरा अपना विश्वास है। सवाल ये है कि क्या एसडीओ साहब, रिटर्निंग ऑफिसर पे किसी का प्रभाव ऐसा लगता है कि उनके द्वारा जो है ये बनाया गया कि इनका नॉमिनेशन रद्द किया जाए, या फिर किसी के दबाव में आकर ऐसा कर रहे थे? आपको नहीं लग रहा है? क्योंकि मैं बता दूं कि मेरे पेपर अवलोकन के बाद लगभग 6 से 7 लोगों का नामांकन हुआ है और मैं लगभग 12 बजे तक अंदर चला गया था, यानी कि आरओ के ऑफिस के अंदर चला गया था और मेरे हर पेपर पे 2:30 बजे करीब का समय होगा। यानी मेरे पेपर में लगभग 2.5 घंटा लगता है और 2.5 घंटा के बाद आधा घंटा में, मतलब 3 बजे तक का टाइम होता है लेने का, हाफ रिपीट लेने का, और आधी घंटा में लगभग 6 से 7 नामांकन होते हैं, 8 नामांकन होते हैं। क्या ऐसा आरओ ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर को क्या मजबूरी रही कि मेरे पेपर को लंबे समय तक तहकीकात करनी पड़ी? समझ सकते हैं? ये बिना किसी के प्रभाव में आए हुए, बिना किसी के लंबे प्रभाव में आए हुए ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं तो बार बार बोल रहा हूं, क्या मजबूरी आ गई होगी कि रात में, काली घने रातों में रंगोलियां खेली गई हो, जिससे कि एक ऐसे व्यक्ति, मैं बता दूं, आप लोग देखे होंगे, आप लोग अगर वहां होंगे, जब हम नामांकन करके लौट रहे थे, लगभग 2:30 पौने 3 करीब बज रहा था जब हम बाहर आए थे। और ऐसे दिन, जो लोकतंत्र का महापर्व दीपावली का दिन था, 20 तारीख का दिन दीपावली का दिन था, मां लक्ष्मी पूजा का दिन था और उसमें महिलाओं घर का पूरा काम करती है, रंगोली बनाती है, घर को पोछा लगाती हैं, घर को सजाती हैं, मूर्ति पूजा करती हैं, तरह तरह का पूजा के लिए सामग्री अवेलेबल करवाती हैं। और ये सारे चीज़ों के बाद महिलाओं का जो भीड़ उमड़ पड़ा था, जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए माताएं बहनें, हमारे अभिभावकगण, हमारे दोस्त यार, हमारे मधुबनी विधानसभा के जनतागण जिस तरह से बाहर में इकट्ठे होके, आप लोग देखे होंगे कि जितने भी कैंडिडेट आए हुए थे, सबसे ज्यादा भारी तादाद में मेरा वहां पर काफिला था। और ये काफिला आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर लगभग 5 बजे तक जमे रहे। सबों लोगों ने मुझे आशीर्वाद, बारी बारी से आशीर्वाद देकर अपने अपने घर को प्रस्थान किए थे। और जब वो एसडीओ साहब, तो चूंकि निगरानी का छवि तो कैमरा लगा ही हुआ है, तो वहां पर उस चीज को भी देख के घबरा गए थे कि मुझे किसी तरह उनको छांटना ही है। और उसका अवलोकन वो हमारे नामांकन पत्र जाते ही उन्होंने जिस तरह से किए, तो ये तो स्पष्ट है कि बिना किसी के प्रभाव में आकर, बिना किसी के दबाव में आए बिना काली रातों के रंगोलियां खेले बिना ये नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं बता देता हूं, मैं आपको और स्पष्ट करता हूं, मैं आपको, मैं जब चुनाव आयोग कार्यालय पटना गया था, चुनाव कार्यालय पटना गया था, तो वहां के मुख्य चुनाव आयोग ने बोले थे जो कि आप कैसे वो छांट दिया है, वो बेवकूफ है क्या, उसके पास ब्रेन नहीं है क्या, उसको तो नहीं छांटना चाहिए। और वो हमको लगता है कि बहुत बड़ा बेवकूफ है। उसके बाद मैं पुनः एडवोकेट के पास गया और कई एडवोकेट के पास गया, 1-2 एडवोकेट के पास नहीं गया, मैं कई एडवोकेट के पास गया। उन्होंने मुझे लिख के दिए हैं, मैं आपको ये पत्र सुनाता हूं, इसको भी आप लोग सुनिए। उन्होंने हमें लिख के दिया कि अत्यंत गंभीर विषय है, क्योंकि मेरे नामांकन पत्र को अस्वीकार करना भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अध्याय 6 अनुच्छेद 6.9.1 में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन है। उक्त अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नामांकन पत्र को ऐसे किसी दोष के आधार पर अस्वीकार न कर सकते हैं।
जो मूलभूत प्राकृतिक का न हो, धारा 36 4 जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 किसी भी प्रकार की तकनीकी या लिपिकीय त्रुटि को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद उन्होंने लिखते हैं फॉर्म 26 के कॉलम 8 सेकंड में सरकारी आवास से किसी बकाये के संबंध में स्पष्ट रूप से हो शब्द काटकर नहीं लिखा गया था तथा आगे के कॉलम को शून्य अंकित किया गया था, जिससे स्पष्ट होता है कि मैंने कभी किसी सरकारी आवास नहीं लिया है और न कोई बकाया हम पर है। अतः उक्त कॉलम न तो रिक्त था न ही गलत भरा हुआ था। उसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36(4) के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी नामांकन पत्र को ऐसे किसी दोष कारण से अस्वीकार नहीं करेगा जो कि मूलभूत प्रकृति का न हो। इसके बाद है स्पष्ट है कि हाँ को काटकर नहीं छोड़ देना किसी भी प्रकार के मूलभूत त्रुटियों का नहीं बल्कि अधिनियम अधिकतम लिपिकीय त्रुटि मानी जा सकती है जिसे अनदेखी किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा आचरण पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता है और उसमें और भी कई धाराओं का उन्होंने जिक्र किए। इसमें अनुच्छेद 334 का भी जिक्र किया, बहुत सारे धाराओं का उन्होंने इसमें जिक्र है जिसके माध्यम से ऐसे कोई भी जो लागू नहीं हो और जिसको किसी भी नामांकन पत्र में जो मूलभूत प्रकृति का न हो उसे अंदाज किया जाना चाहिए। इसके लिए बहुत सारा एक्ट है और मैं बता दूं जो इन रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जिस तरह से पक्षपात तरह का जो रवैया अपनाया गया उनके, मैं बता दूं मधुबनी एक सुंदर मधुबनी, बेहतरीन मधुबनी, यहाँ पे सबों को एक मधुबनी के प्रति अपना एक समर्पण है और जिस तरह से 50% से अधिक लोगों का नामांकन को निरस्त कर दिया गया, क्या एक सोचनीय विषय नहीं है? क्या ये रिटर्निंग ऑफिसर के नाम का कलंक धब्बा नहीं है? उन्हें सोचना चाहिए। मैं पूरे बिहार में इस तरह का 50% से अधिक लोगों का निरस्त नहीं हुआ है, पूरे बिहार में कहीं नहीं हुआ है। और मधुबनी जिला में एक क्या कहा जाए, मतलब मेरे पास वो शब्द नहीं आ रहा है जो कि उन्होंने 50% से अधिक लोगों को निरस्त कर दिया है। क्या ये निष्पक्ष चुनाव का एक प्रतीत बनेगा? क्या इसके नामों पे धब्बा नहीं लगेगा? क्या ये किन्हीं को इनके हेल्प डेस्क कर्मी ने जब कई जगह चेकलिस्ट चेक किया जाता है तब जाके अंदर जाया जाता है, उसमें लंबा समय लोगों ने लगाते हैं, तो क्या उनके कर्मी उनको कोई भी जो 11 कैंडिडेट यानी 50% से ज्यादा कैंडिडेटों को उन्होंने निरस्त किया, तो क्या उनके हेल्प डेस्क कर्मी किस लिए बैठे हुए थे वो उनको नहीं बता सकते थे? तो ये हमारे संभावनाओं से मधुबनी जो भरे पड़े हैं उसको ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह का आरोप का ये रवैया बहुत ही निंदनीय है। मैं इसका बहुत आलोचना करता हूं। मैं नहीं आलोचना करता हूं, पूरे मधुबनी की जनता आलोचना करती है। ऐसे मधुबनी को अवसर नहीं चाहिए। और हम दोबारा बोलते हैं कि अगर मैं माफ कर दूं, अगर पूरे मधुबनी की जनता माफ कर दे, आप तमाम लोग अगर बेशक ही माफ कर दे उनको, लेकिन ऊपर वाले उनको बख्शने नहीं जाएंगे। ऊपर वाले जरूर उनको सजा देंगे। एक निष्पक्ष आदमी के साथ, एक लोकप्रियता आदमी के साथ उन्होंने धोखा किया है, ऊपर वाले ने उनके साथ धोखा करेंगे और बहुत जल्दी आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि उनके साथ भगवान उन्हें धोखा करेंगे। एक सवाल यह है कि आपने, आखिरी सवाल है, आपने कितने सेट में भरा था, जमा किया था कागज, और अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, माधव आनंद जी का भी अजीत कुमार सिन्हा 2 ने भरे थे, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार हैं। मेरा भी पत्र अजीत कुमार सिन्हा 2 ने ही भरा था। और एक ऐसे व्यक्ति जो पंडोल के जिला परिषद हैं, गुड्डू कुमार सिंह, पूरा नाम उनका क्या है, तो
उन्होंने भी अजीत कुमार सिन्हा के द्वारा ही भराया गया था और सारे पेपर एक ही तरह के भरे थे। बाद में भी मैं अवलोकन किया हूं, यानी हमारा भी वो जो गुड्डू सिंह है, सरोज सिंह जिला परिषद अभी है, उनका भी पेपर और माधव आनंद जी का पेपर और हो सकता है कई लोगों का पेपर अजीत कुमार सिन्हा 2 ने ही भरे थे। तो इनके आरओ अफसर के साथ क्या ऐसा मजबूरी आ गई, हमारे एसडीओ साहब हैं, सम्मानित एसडीओ साहब हैं चंदन कुमार झा जी को क्या मजबूरी आ गई कि एक ही एडवोकेट के साथ भरा हुआ फॉर्म को एक आदमी को सेलेक्ट करते हैं और 2 आदमी को रिजेक्ट करते हैं। ये सोचनीय विषय है, बहुत गंभीर विषय है, इसका जितना आलोचना किया जाए उतना कम है। जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं उस तरह से तो नहीं लगता कि चुनाव ठीक ढंग से होगा। आप लोग जान सकते हैं, अगर ऐसे पदाधिकारी अगर चुनाव करवाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, आप लोग तो जान ही सकते हैं। क्योंकि जो नामावली में, जो नामांकन में इस तरह का रवैया अपना सकते हैं, तानाशाही दिखा सकते हैं, आगे क्या करेगा वो अल्लाह जाने, ईश्वर जाने, ऊपर वाला जाने। जो भी फॉर्म आपने भी भरा, माधव आनंद भी भरा, वही एडवोकेट उन्हीं का फाइल कर रहे थे, आपका भी किया, लेकिन सेम कॉलम आप दोनों के उसमें था, लेकिन आपका रिजेक्ट हुआ और उनका एक्सेप्ट हुआ। और इतना ही नहीं, हरलाखी के सुधांशु शेखर का भी ऐसा ही भरा हुआ है जैसा मेरे भरा हुआ है। आप उसको वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगला कदम क्या है आपका? मैं मधुबनी विधानसभा वासियों के लिए, मधुबनी वासियों के लिए मैं हमेशा संघर्ष करते रहूंगा, मैं उनके बीच में हमेशा रहूंगा। उसके लिए अगर मुझे ब्लड देने की जरूरत होगी ब्लड दूंगा, अगर उनके लिए मुझे समर्पण करने की बात होगी मैं समर्पण करने के लिए तैयार हूंगा, मैं मरने मिटने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मधुबनी जनताओं के लिए संघर्ष करते रहेंगे। रह गई बात न्याय की बात, तो न्याय के लिए मैं जहां मुझे न्याय मिलेगी वहां तक मैं संघर्ष करूंगा। मैं चुनाव के एक प्रक्रिया होती है कि चुनाव के 45 दिन के अंदर में आप आपत्ति दावा कर सकते हैं। मैं अपने तय समय मधुबनी जनता वासियों के अधिकारों के लिए निष्पक्ष चुनाव दोबारा भी कैसे हो उसके लिए मैं तो गुहार हाई कोर्ट से लगाने के लिए जाऊंगा। समर्थन किनका रहेगा? आप तो जो होना था हो गया, 9 कैंडिडेट बचे हुए, अपने कार्यकर्ता को क्या कहिएगा उनको समर्थन देने, किनको वोट करने? कौन आपको लग रहा है कि मधुबनी का भला कर सकता है? देखिए ये तो लोग का मौलिक अधिकार होता है, स्वयं का डिसीजन होता है। लेकिन हमारे मधुबनी में ऐसे ऐसे पैराशूट से लैंडिंग करके आ गए हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से फंड लाने की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से फंड लाने की बात करते हैं, यानी इंडिया से बात नहीं करते हैं। वो बिहार में बिहार का चुनाव जीतने जा रहे हैं, बिहार की बात नहीं करके वो देश की बात नहीं करते हैं, वो विदेश से फंड लाके अगर जो लोग ये सपना देखते हैं तो भाई हो सकता है कि जनता उस पर बिलीव करे। जो लोग का पढ़ाई, मैं क्या बताऊं, जिन लोगों का पढ़ाई लिखाई मधुबनी में नहीं हुआ है, जिन लोगों का घर द्वार मधुबनी में नहीं है, जिन्होंने हापी डिप्टी में दर्शाया है कि मुझे मेरा कोई भी जमीन, मेरा कोई भी संपत्ति, मेरा पैतृक संपत्ति मेरे कोई भी मधुबनी में नहीं है, मधुबनी से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा है, जिन्होंने पूरा दर्शाया है कि मैं यूपी के रहने वाला हूं, यूपी में बिल्ला खरीद के मैं रहता हूं, यूपी में बड़े बड़े मेरे पास बिल्डिंग है, मैं पूर्णतः यूपी के रहने वाला हूं, और ऐसे व्यक्ति पर लोग भरोसा करेगी तो मुझे क्या जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।